नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन होने वाला बेटा आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कितनी अच्छी बात बोली बेटा। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप लोगों ने जन्म लिया है तो कुछ भी, कोई भी काम, कुछ भी बात इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। जो आपने सोच रखा है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपने उसके बारे में सोच रखा हो, हकीकत में बदलेंगे बेटा, हकीकत में बदलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। अपने नर्सिंग प्रोफेशन में आप सभी को पता है 4 से 5 घंटे पढ़ने से ही काम चल जाएगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी होना जरूरी है। कंटिन्यूटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी होगी तो बेटा 101% सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत जल्द सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द ही आपके ख्वाब भी बदल जाएंगे। आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने की कोशिश करें बेटा। एक क्लाइंट हैज हिज लेग इमोबिलाइज्ड इन ए लॉन्ग कास्ट। देखिएगा, एक क्लाइंट है जिसको बेटा लेग इमोबिलाइज हुई है, लॉन्ग कास्ट, उसको प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया है और उसको लेग इमोबिलाइज मूवमेंट करने के लिए मना किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट वुड इंडिकेट द अर्ली बिगिनिंग ऑफ सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट। तो बेटा कौन सा साइन होगा जो कि अर्ली दर्शाएगा सबसे पहले कि सर्कुलेटरी इंपेयर्ड हो गया है, सर्कुलेटरी जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है। तो कौन सा साइन दर्शाएगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट है इनएबिलिटी टू मूव टोज, अंगूठे को मूव करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन सेकंड है साइनोसिस ऑफ टो, टो के अंदर साइनोसिस हो जाएगा। ऑप्शन 3 है कंप्लेंट ऑफ कास्ट टाइटनेस, कंप्लेंट करेगा कि कास्ट टाइटनेस है। ऑप्शन 4 टिंगलिंग ऑफ टोज, फटाफट टिंगलिंग ऑफ टोज, ऐसा बोलेगा कि उसके जो अंगूठा है, अंगूठे के अंदर ऐसी सेंसेशन आ रही है जैसे चींटियां चल रही हो। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला आपके अनुसार है? एक पेशेंट है, पेशेंट को प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है, उसको इमोबिलाइज रखा जाना है बेटा, उसके किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करवानी है, उसको अवॉइड किया गया है। तो कौन से प्रकार का सबसे पहला साइन देखने को मिलेगा असेसमेंट के टाइम पर कि उसके अंदर सर्कुलेटरी इंपेयर्ड हो गया है? इमोबिलिटी टू मूव टोज, अपने अंगूठे को मूवमेंट नहीं कर पाएगा। साइनोसिस देखने को मिलेगा, कंप्लेंट करेगा कि टाइट हो गया है कास्ट, और टिंगलिंग ऑफ टोज, ऐसी सेंसेशन आएगी जैसे कि चींटियां चल रही हैं उसके अंगूठे के ऊपर। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा बेटा? टिंगलिंग ऑफ टोज, टिंगलिंग ऑफ ए टोज। उसको ऐसा महसूस रहेगा, नबनेस होने लग जाएगी, सूनापन आने लग जाएगा अंगूठे के अंदर, अगर बेटा सबसे पहला साइन सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट का आएगा तो। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक ऑफ कोलेरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर सजेस्टेड। देखिएगा बेटा, एक्सेप्ट बोला है लास्ट में, इस चीज को पढ़ना मत भूलिएगा कभी भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चा गलत ही इस वर्ड की वजह से करता है। एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए पूछा है कि किसी एरिया के अंदर कोलेरा आउटब्रेक हो गया है तो कौन से प्रकार का मेजर होगा जो कि सजेस्ट किया जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, किसी एक चीज को छोड़कर। अपने पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 को अपन फॉलो कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को अपने को छोड़ना है जिसको अपन सजेस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट है मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस। सबसे पहले सर अपन मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, पूरे के पूरे एरिया में क्या कर सकते हैं, उसे बचाने के लिए अपन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा, जो भी वेस्ट होगा उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना होगा, उसको अच्छे से नष्ट करना होगा। ऑप्शन 3 है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, वाटर को क्लोरिनेशन करना होगा। ऑप्शन 4 है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड मैनेजमेंट, जल्दी से जल्दी फटाफट क्या करना है, केसेस को डिटेक्ट करना है और उनको मैनेज करना है। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन इसकी बेटा ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और बेटा राइस वाटर स्टूल, कैसा स्टूल बेटा? राइस वाटर स्टूल इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर ये आउटब्रेक हो गया किसी एक पर्टिकुलर, मैं बोल सकता हूं किसी एक कम्युनिटी के अंदर फैला हुआ है, तो उसको रोकने के लिए
लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, कौन सा सजेशन किया जाएगा, मास कीमोप्रोफिलैक्सिस पूरे एरिया में दवाइयां बांटी जाएंगी क्या, उसको जो भी वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोजल किया जाएगा, वाटर को क्लोरिनेशन किया जाएगा या अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा, केस एंड मैनेजमेंट, कौन सी बात गलत होगी। तो हमेशा याद रखेगा मास कीमोप्रोफिलैक्सिस को इतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्या पता कितना बड़ा एरिया है, उसके अंदर दवाई बांटना पॉसिबल नहीं है और कंडीशन को रोकना ठीक नहीं होगा, संभव नहीं होगा। अपन क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लोरिनेशन करके भी रोक सकते हैं, सारे जो भी वेस्ट होगा वेस्ट को डिस्पोजल करके रोक सकते हैं, और सारे अर्ली जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इन सभी तीनों बातों से कंट्रोल हो सकता है कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फीसिस ऑफ इन एंट्रिक फीवर इज, कौन सा साइन एंड सिम्टम, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी एंट्रिक फीवर के अंदर, किस टाइप का फीसिस जो स्टूल देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है राइस वाटर डायरिया, ऑप्शन सेकंड है पी सूप डायरिया, ऑप्शन थ्री है कॉन्स्टिपेशन हार्ड बल्कि स्टूल, ऑप्शन फोर्थ है स्टेन्ड विद ब्लड। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर टाइफॉइड, टाइफॉइड को ही स्टेप लीडर फीवर भी बोला जाता है, इंटेस्टाइनल फीवर भी बोला जाता है। और बेटा अगर मैं बात करूं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बेटा सैल्मोनेला टाइफी। क्या होता है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी होता है। बासु के नाम से अपन एक ट्रिक याद रखेंगे, बासु से बेटा ब्लड कल्चर करके चलते पहले 7 दिन, फिर एग्लूटिनेशन करते नेक्स्ट 14 दिन, फिर स्टूल कल्चर करते 21 दिन तक, और 28वें दिन तक बेटा यूरिन कल्चर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बासु के नाम से एक ट्रिक है। और मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है सेफ्ट्रियाजोन। कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, सेफ्ट्रियाजोन मेडिसिन यूज की जाती है एंट्रिक फीवर के अंदर, टाइफाइड के अंदर। और इसके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का फीसिस स्टूल देखने को मिलेगा, पी सूप डायरिया। कैसे देखने को मिलेगा बेटा, पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वुंड डेहिसेंस प्राइमरीली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बोला गया है। वुंड डेहिसेंस है सबसे पहले कौन से वुंड हीलिंग की फेज के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है मैच्योरेशन फेज, ऑप्शन सेकंड है होमियोस्टेसिस के अंदर, ऑप्शन थ्री है इंफ्लामेटरी फेज, या ऑप्शन फोर्थ है रिकंस्ट्रक्शन फेज। देखिएगा बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है कि जो वुंड डेहिसेंस है और कौन सी वुंड हीलिंग की फेज के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं दो वर्ड बताता हूं, एक होता है एविसिरेशन। क्या होता है सर, एविसिरेशन होता है। एविसिरेशन के अंदर क्या होगा बेटा, जो भी इंटरनल पार्ट होगा वो सूचर्स के द्वारा बाहर आ जाएगा, जहां पर अपन ने सूचरिंग परफॉर्म की है उसके द्वारा बाहर आ जाएगा, उसे बोलते हैं एविसिरेशन। और सर ये मोस्टली 7 से 8 दिन के बाद देखने को मिलता है सर्जरी के बाद। सेकंड बेटा एक होता है डेहिसेंस। सर डेहिसेंस का मींस क्या होता है, डेहिसेंस का मींस होगा बेटा दोनों किनारों से सेपरेट हो जाना सूचर्स का। किसका बेटा, जो अपन ने सूचरिंग की है, सूचर सप्लाई के हैं, और दोनों किनारों से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसे बोलते हैं डेहिसेंस। और ये वुंड हीलिंग की कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगा, मैच्योरेशन फेज, होमियोस्टेसिस फेज, इंफ्लामेटरी फेज या रिकंस्ट्रक्टिव फेज। तो हमेशा याद रखिएगा रिकंस्ट्रक्टिव फेज के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, नेक्स्ट करके रुक करते हैं, प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ ए कर्च मे कोज इंजरी टू द। देखिएगा बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कर्च वॉकिंग का क्वेश्चन है। अगर अपन ने प्रेशर डाला अपर एंड ऑफ ए कर्च, जो अपर एंड होगा कर्च का, उसका प्रेशर डाला कहां पर, एक्जिला के अंदर, तो उसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, एक्जिलरी नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, मीडियल नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, या अल्नर नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर दीजिएगा। मैं फटाफट एक बार बेटा कर्च वॉकिंग आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। सर कर्च वॉकिंग क्या होता है, कर्च वॉकिंग बेटा जो होता है मैनर ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कर्च, बैसाखी के सहारे चलना। इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, टोटल हाइट ऑफ क्लाइंट -16 इंच। जितनी भी क्लाइंट की हाइट होगी उससे 16 इंच माइनस करना है, और उतनी हाइट होगी कर्च की। नेक्स्ट वन बेटा कर्च को हमेशा एक्जिला से 2 से 3 फिंगर नीचे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा दोनों लेग्स के बीच, लेग्स और कर्च के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, और एक बार में जब स्टेप रखेगा तो 6 से 10 इंच का रखना चाहिए। और हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, प्रायोरिटी देंगे बेटा क्लाइंट की सेफ्टी को, और हमेशा क्लाइंट के साइड में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट वन जब भी चले तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड लुक करना है। नेक्स्ट वन इसके अंदर बेटा डिफरेंट गेट होते हैं। एक होता है 4 गेट। क्या होता है बेटा 4 गेट। सर 4 गेट के अंदर क्या होगा, जैसे कि बेटा सबसे पहले अफेक्टेड लेग को, अफेक्टेड लेग वाली कर्च को आगे लेके जाना है, फिर बेटा अनअफेक्टेड लेग को आगे लेके जाना है, फिर अनअफेक्टेड लेग वाली कर्च को आगे लेके जाना है, और अफेक्टेड लेग को आगे लेके जाना है।
है। इस कंडीशन को बेटा उस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर बेटा जो पेशेंट होगा पूरा का पूरा वेट बियर कर लेता है दोनों पैरों के ऊपर, केवल और केवल एक पैर का प्रोस्थेसिस हुआ है, एक पैर के अंदर एम्पुटेशन हुआ है, एक पैर के अंदर डुप्लीकेट लेग का यूज किया गया है। एक होता बेटा 2 पॉइंट गेट है। सर 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या होगा? 2 पॉइंट गेट के अंदर बेटा अफेक्टेड साइड की कर्च और अफेक्टेड साइड एक साथ जाएगा, फिर अनअफेक्टेड साइड की कर्च और अनअफेक्टेड लेग एक साथ जाएगा। और यह देखने को मिलता है जब पेशेंट बेटा पार्शियली वेट बियर करे, क्या सर करे? पार्शियली वेट बियर करे, पूरी तरीके से वेट बियर न कर पाए, उसी कंडीशन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। दोनों लेग का प्रोस्थेसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन एक होता है 3 पॉइंट गेट है। 3 पॉइंट गेट के अंदर क्या होगा बेटा? 3 पॉइंट गेट के अंदर दोनों की दोनों कर्च पहले जाएंगी और साथ में अफेक्टेड लेग जाएगा और फिर अनअफेक्टेड लेग जाएगा, इसे बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। एक होता है बेटा स्विंग थ्रो। स्विंग थ्रो होता है। स्विंग थ्रो के अंदर क्या होगा बेटा? दोनों की दोनों कर्च जाएंगी और कर्च से आगे जाना चाहिए, कर्च से आगे जंप करेंगे, कर्च लाइन से आगे जंप करेंगे, इसे बोलते हैं स्विंग थ्रो। एक होता है स्विंग टू, दोनों कर्च आगे गई लेकिन बेटा जो जंप करेंगे वो कर्च लाइन से पीछे होगा, उसे बोलते हैं स्विंग टू। अगर बेटा स्टेयर्स पे सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़ेगा तो बेटा अनअफेक्टेड लेग पहले जाएगा, फिर दोनों कर्च जाएंगी और अफेक्टेड लेग जाएगा। अगर बेटा स्टेयर्स डाउन, अगर सीढ़ियां नीचे उतर रहा है तो पहले दोनों कर्च आएंगी, अफेक्टेड लेग आएगा, उसके बाद अनअफेक्टेड लेग आएगा। और सर अगर सिट डाउन करना है, बैठ रहा है क्लाइंट, दोनों कर्च को होल्ड करेगा, अनअफेक्टेड साइड कौन सी साइड बेटा? अनअफेक्टेड साइड होल्ड करेगा दोनों कर्च को और होल्ड करेगा अफेक्टेड साइड से हैंडल को चेयर के और सिट डाउन हो जाएगा और ऐसे ही खड़े होना है। ये मैंने पूरा का पूरा बेटा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कर्च वॉकिंग, अगर बेटा कर्च वॉकिंग का कर्च का पुनः प्रेशर अप्लाई करेंगे, सर कहां पर अप्लाई करेंगे? एक्जिला पे करेंगे तो एक्जिलर नर्व इंजरी हो सकती है, और अगर एक्जिलरी नर्व इंजरी होगी तो रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। और सर इसी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी, और सर इसी को बोलते हैं हनीमून पॉलिसी। तो हम याद रखेंगे जिंदगी के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमेशा अपने को जो वेट होगा वेट बियर करना चाहिए हैंडल ऑफ ए कर्च, कर्च के हैंडल पर वेट बियर करना चाहिए और 15 to 20 डिग्री एंगल पर एल्बो को फ्लेक्स करना चाहिए। पूरा का पूरा होता है कर्च वॉकिंग। तो अपना पहला ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक इमोजी भेजिएगा, हंसने वाली इमोजी भेजिएगा। मजा आ रहा है क्या क्लास के अंदर? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे यूपी वाले, अलीगढ़ वाले बच्चे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जम्मू वाले, रोहतक वाले, सभी आ जाए बेटा, सभी आ जाए एक ही क्लास के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक्स इट्स ऑन एंटीबॉडी। देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक्स इट्स ऑन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिजीज एंड रिकवरिंग फॉर वैक्सीनेशन इट इज नॉन एज। देखिएगा बेटा कितनी अच्छी बात बोली है, कितनी अच्छी बात बोली है कि एक बॉडी है, एक शरीर है, वो खुद से एबल हो जाए, स्वयं एबिलिटी हो उसकी कि एंटीबॉडी बनाए और डिजीज से ठीक हो जाए, डिजीज ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए और फॉर बाय वैक्सीनेशन, और किसके द्वारा? वैक्सीनेशन के द्वारा भी ठीक हो जाए। इट इज नोन एज, इसे क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, इसको क्या बोल के चलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव एक्वायर्ड बोलेंगे, क्या पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलो बेटा, इम्यूनिटी क्या होता है? रिस्पॉन्स अगेंस्ट, रिस्पॉन्स पावर ऑफ द बॉडी, सॉरी रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इम्यूनिटी बोला जाएगा। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कुछ बच्चों का कमेंट भी आएगा सर एक हार्ड इम्यूनिटी भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन अपन दो पढ़ते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट बेटा इंडिविजुअल की अलग होगी, अलग स्पीशीज की अलग होगी, रेसिज के अंदर अलग देखने को मिलेगी। एक्वायर्ड होती है, इन्नेट होती है बाय बर्थ प्रेजेंट होगी, एक्वायर्ड बेटा आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ पीरियड, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ेगी ऐसी ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव के अंदर दो आएंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर क्या होगा? अगर कोई बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन हो जाती है और डिजीज कंडीशन होने के बाद बॉडी खुद से उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है और उसको रिकवर कर लेती है, उसे बोलते हैं सर नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर बेटा वैक्सीनेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं, अपन ने एंटीजन दिया है बॉडी के अंदर और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती
है उसे बोलते हैं सर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं बात करके चलो बेटा पैसिव के अंदर क्या होगा, पैसिव के अंदर भी दो आएंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सर पैसिव के अंदर नेचुरल के अंदर आएगा बेटा देखिएगा डायरेक्ट अपन एंटीबॉडी दे रहे हैं, जैसे कि मैटरनल से एंटीबॉडी जाती है आईजीजी 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्रॉस कर जाती है वो होगा, और वुमन मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रॉम के अंदर आईजीए पाया जाता है। ये दोनों एग्जांपल रहेंगे बेटा किसके, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। और बेटा अगर मैं बात करें चलो आर्टिफिशियल के, आर्टिफिशियल का ह्यूमन सीरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ये सभी एग्जांपल रहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। और क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजीज हो रही है, क्या हो रखी है, बीमारी हो गई, बीमारी से अपने आप बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, रिकवर कर लेगी और वैक्सीनेशन से भी कर सकती है, तो उसे कौन सी एक्वायर्ड होगी, कौन सी होगी बेटा, इसके अंदर अपना राइट आंसर जाना चाहिए सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। और एक्वायर्ड के अंदर भी कौन सी आएगी, एक्टिव आएगी, कौन सी आएगी बेटा, एक्टिव आएगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट आंसर जाएगा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा बेटा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। द 12-year-old boy has fractured his arm after the injury कास्ट इज अप्लाइड। देखिएगा एक 12 साल का बच्चा है, उसको फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद उसको बेटा फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुई है और कास्ट को अप्लाई किया है। द नर्स हैज टू परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एक्सेप्ट, एक नर्स है, नर्स होने के नाते आप सारी की सारी असेसमेंट उसके अंदर परफॉर्म करोगे किसी एक चीज को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है कैपिलरी रिफिलिंग टाइम चेक करोगे, ऑप्शन सेकंड है रेडियल अल्नर पल्स देखोगे, ऑप्शन फोर्थ है फिंगर मूवमेंट देखोगे, ऑप्शन फोर्थ है बेटा स्किन इंटीग्रिटी चेक करोगे, स्किन इंटेक या रप्चर हो गई है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। 12 साल का बच्चा है, फ्रैक्चर हो गया है, आर्म के अंदर इंजरी के हुए है, कास्ट को अप्लाई किया है, तो कौन से प्रकार की परफॉर्म करेंगे उसके अंदर असेसमेंट किसी एक चीज को छोड़कर, कैपिलरी रिफिलिंग टाइप, रेडियल अल्नर पल्स, फिंगर मूवमेंट, स्किन इंटीग्रिटी। देखिएगा बेटा प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के बाद कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी असेस कर सकते हैं, रेडियल अल्नर पल्स भी चेक करेंगे, फिंगर्स की मूवमेंट भी करवा के देखेंगे ताकि कोई टाइट वगैरह तो नहीं हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बचाने के लिए बेटा एक ही नहीं करती, स्किन इंटीग्रिटी को चेक करने का एसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, कौन सा सिस्टम होगा, कौन सा साइलेंट सिम्टम होगा जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जुड़ा हुआ रहता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एडिमा, हिपैटिक फेलियर या परप्यूरा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कौन सा सिम्टम है मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। देखिएगा वैसे तो 4 प्रकार का हार्ट फेलियर होता है, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और अगर मैं बात करके चलो बेटा होगा तो सबसे मोस्ट कॉमन अपन 2 प्रकार के ही पढ़ के चलते हैं, एक तो बेटा राइट और एक लेफ्ट। राइट के अंदर क्या होगा और लेफ्ट के अंदर क्या होगा। अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो बेटा सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम आएंगे, सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम आएंगे, लीवर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करके चलो जो अपना कार्डियक है, प्लूरल इफ्यूजन होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा जुगुलार वेन डिस्टेंसिस वगैरह देखने को मिल सकता है, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो सकता है। ये होते हैं राइट के। लेफ्ट से बेटा लेफ्ट अगर साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखिएगा पल्मोनरी से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही लंग्स से रिलेटेड दिया गया है, उसको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द राइट आंसर जाएगा बेटा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करें चलूं कैथेटर क्लीनिंग शुड बी डन फ्रॉम, जो कैथेटर होगा कैथेटर को क्लीन करना है, शुड बी डन फ्रॉम कहां से कहां क्लीन करेंगे बेटा कैथेटर को। सर लेस क्लीन टू मोर क्लीन, सर लेस क्लीन टू मोर क्लीन करेंगे, मोर क्लीन टू लेस क्लीन करेंगे, यूजिंग सर्कुलर स्ट्रोक्स में करेंगे, एनी ऑफ द अबव इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो बताइएगा बेटा कौन सा करके चलेंगे बेटा, कौन सा करके चलेंगे। मैं साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, अगर मैं बात करके चलो बेटा मेल के अंदर कैथेटराइज करना है, कैथेटराइजेशन करने के लिए जब अपन पेनिस को क्लीन करेंगे तो उसको कौन सी डायरेक्शन में क्लीन करना है, पेनिस को कौन सी डायरेक्शन में क्लीन करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव चैट के अंदर आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा बेटा अगर कैथेटर को क्लीन करना है तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड करना है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया लेस कंटामिनेटेड का मीन होगा मोर क्लीन, ज्यादा क्लीन से लेस क्लीन की तरफ जाना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा बेटा अपना राइट आंसर रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का अगर मैं बात करके चलूं
देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पेशेंट हैविंग सिकल सेल क्राइसिस इज एडमिटेड टू इमरजेंसी वार्ड विद कंप्लेंट ऑफ पेन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंस्टीट्यूट। देखिएगा, अगर मैं बात करके चलो बेटा, एक पेशेंट है, पेशेंट के अंदर सिकल सेल क्राइसिस हो गया है और एडमिटेड है, इमरजेंसी वार्ड के अंदर है, कंप्लेंट कर रहा है पेन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स, इमीडिएट आएगा बेटा, इमीडिएट आएगा, इंस्टीट्यूट नहीं, यहां पर इमीडिएट आएगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते टाइम, क्या आएगा, इमीडिएट आएगा। कौन सिकल सेल क्राइसिस के अंदर एडमिटेड है इमरजेंसी के अंदर, तो कौन सी कंप्लेंट कर रहा है, पेन की, तो नर्स का इमीडिएट एक्शन क्या होगा, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज पर ऑर्डर, फटाफट ऑर्डर देने के बाद एनाल्जेसिक्स दे देनी है। असिस्ट द पेशेंट टू वॉक, जब पेशेंट वॉक करेगा उस टाइम असिस्ट करना है। एलिवेटेड फुट एंड ऑफ बेड, फुट एंड को उठा देना है। प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। एक बार बेटा फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं सिकल सेल को। सर सिकल सेल एक एनीमिया होता है जिसके अंदर बेटा 6th नंबर जो चेन होती है, बीटा चेन होती है, उसके ऊपर ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलता है बेटा वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। और जो अपनी एस सेल होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, हाइपर एक्टिव होती हैं ऑक्सीजन के प्रति। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सिकल सेल की बन जाएंगी। किस सेल की बन जाएंगी बेटा, सिकल सेल की। सर क्यों होंगी, क्योंकि एग्रीगेशन देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन का आपस में और सिकल सेल बन जाएंगी। ये कंडीशन बेटा रिसॉल्व भी हो सकती है अगर उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे दी जाए। अगर लेकिन ये कंडीशन बार बार देखने को मिल रही है तो मेम्ब्रेन्स क्या हो जाएंगी, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वीक हो जाएंगी, और वीक हो जाएंगी तो सारे एनीमिया देखने को मिल सकता है और सारे जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, आप सभी को पता होगा लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, अपना फेशियल बोन हो गया और अपना फ्रंटल बोन हो गया। यहां से क्या बनता है सर, आरबीसी का प्रोडक्शन बनता है। तो ये बेटा आरबीसी का प्रोडक्शन बनेगा, एनीमिया हुआ है तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और एनलार्जमेंट अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो गया तो बेटा स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा तो उसके कारण अपने को ऑटोस्प्लीनेक्टोमी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि बेटा जब आरबीसी का बार बार डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके कारण ये देखने को मिलेगा। और अगर स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो 3 वैक्सीनेशन का हमेशा याद रखिएगा। एक तो कौन सी सर, निमोकोकल निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई, एक हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, और बेटा नेक्स्ट वन है, अगर मैं बात करके चलूं हैंड्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, हैंड्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है। और इसकी मैनेजमेंट क्या रहती है, इसका मैनेजमेंट सबसे पहला मैनेजमेंट रहता है ऑक्सीजन थेरेपी को यूज करना। किसको यूज करना, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवा के चलना है। देखिएगा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस 3 वैक्सीन देनी बेटा, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा और बेटा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ये 3 वैक्सीनेशन करके चलेंगे। किसके अंदर, अगर स्प्लीन इन तीनों को बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट बेटा एक होता है सिकल सेल क्राइसिस की मैं बात करके चलूं तो हवस के नाम से याद रखिएगा। किस नाम से, हवस के नाम से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हीमोलाइटिक क्राइसिस देखने को मिलता है, एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है, वेजोकल्सिन क्राइसिस देखने को मिल सकता है, और बेटा लास्ट वन होता है सिकल सेक्विस्टेशन देखने को मिलता है। ये 4 चीजें हवस के नाम से याद रखिएगा। और सबसे पहला मैनेजमेंट होगा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ही, क्योंकि बेटा जो अपनी सिकल सेल होती हैं वो किसके, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगी, कंडीशन रिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, Which active exercise are increased if traction is applied? कौन सी एक्टिव एक्सरसाइज होगी जिसको एनकरेज किया जाता है जब ट्रैक्शन अप्लाइड किया गया हो। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पेशेंट, इंप्रूव करने कंडीशन पेशेंट की। टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप से बचाने के लिए। टू इंप्रूव सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। टू अवॉइड बेड सोर को बचाने के लिए। बेटा क्यों एक्टिव एक्सरसाइज होगा उसको इंक्रीज किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लाइंट को कि एक्टिव एक्सरसाइज करते रहो। किस चीज से बचाने के लिए, तो हमेशा याद रखेगा टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स। किससे बेटा, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एन इन्फेंट ऑन द वार्ड इज रिसीविंग डाइजॉक्सिन एंड डायरेटिक्स। एक क्लाइंट है, एक बच्चा है, इन्फेंट है, वार्ड के अंदर एडमिट है और रिसीव कर रहा है डाइजॉक्सिन को और डायरेटिक्स को। द नर्स नोज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इंडिकेट नो टॉक्सिसिटी। तो बेटा एक बच्चा है, इन्फेंट है, डाइजॉक्सिन और डायरेटिक्स को ले रहा है, तो एक नर्स बेटा कौन सी चीज जानती है उसके बारे में कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिल रही इसके कारण। ऑप्शन फर्स्ट है, सभी को पता होगा डाइजॉक्सिन हमेशा हार्ट रेट को कम करने का कार्य करती है। अगर हार्ट रेट कम होंगी तो अपन अवॉइड करते हैं
डाइजोक्सिन को? ऑप्शन फर्स्ट है हार्ट रेट लेस देन 100, नो डिसरिथमिया। बेटा हार्ट रेट 100 से कम है लेकिन डिसरिथमिया नहीं है, किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी देखने को नहीं मिल रही हार्ट बीट के अंदर। हार्ट रेट ऑफ 80 to 100, हार्ट रेट 80 से 100 है। ऑप्शन 3 है हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, नो डिसरिथमिया। हार्ट रेट बेटा 100 से ज्यादा है और कोई डिसरिथमिया नहीं है। ऑप्शन 4 है वोमिटिंग। तो हमेशा याद रखिएगा डाइजोक्सिन कम करने का कार्य करती है। इन्फेंट के अंदर 100 से ज्यादा क्या होती है? पल्स रेट होती है। अगर मैं बात करें चलो 100 से 120 नॉर्मल रहती है, 1 साल के ऊपर है हार्ट रेट बेटा। अगर मैं बात करके चलो सर 100 से तो ऊपर रहनी चाहिए और डिसरिथमिया नहीं देखना चाहिए, तब ये अपन बोल सकते हैं कि डाइजोक्सिन और डायरेटिक्स देने से किसी भी प्रकार का टॉक्सिसिटी वगैरह देखने को नहीं मिल रही इस बंदे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का। देखिएगा कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा, अभी तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। जिंदगी के अंदर क्या पता कितने मोड़ आएंगे, कभी खुशी होगी कभी गम होगी, अभी तो पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है, यहां से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। आपने बेटा एक उड़ान भर दी है, आपने एक मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, आपने एक सपना संजोया है, अभी तो यह एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, पूरी की पूरी लाइफ बाकी है। अभी तो कुछ ही आप लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन सा फंक्शन होगा जो कि प्रभावित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है, देखिएगा बेटा क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कौन सा फंक्शन होगा जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। सर नी जर्क रिस्पॉन्स को, पिपुलरी रिफ्लेक्स को, पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन को, या ब्लिंकिंग ऑफ आई को? राइट आंसर दीजिए बेटा एएनएस के द्वारा। एएनएस के द्वारा किसको प्रभावित किया जा सकता है? एएनएस के द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, किसके द्वारा कौन सी फंक्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन को क्या किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। मूवमेंट्स को, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा, फीचर ऑफ ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सा फीचर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का? आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा साइन दिखेगा किसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है? लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल कम है। ऑप्शन सेकंड है हाई प्लाज्मा कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। पीएच अबव 7.45, पीएच बेटा 7.45 से ज्यादा है। या ऑप्शन फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आपको दर्शाएगा कि इस बंदे के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है? कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा? तो हमेशा याद रहे, फटाफट फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर प्लाज्मा का लेवल, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तब अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे क्या? प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे? या पीएच 7.45 से ज्यादा होगा तब बोलेंगे? या ए और बी दोनों ऑप्शन है राइट जाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो यह इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट करने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन इज टर्म्ड एज। देखिएगा बेटा मूवमेंट करना है, बॉडी के पार्ट को बॉडी की मिड लाइन की तरफ लेके आना है, उस टर्म को क्या बोलेंगे? अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, क्या बोल के चलेंगे बेटा? राइट आंसर दीजिएगा उस टर्म को क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन की तरफ है, बीच की तरफ है, अपने को किसी बॉडी पार्ट को लेके आना है, उसको अबडक्शन बोलेंगे, अडक्शन बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे या प्रोनेशन बोलेंगे? तो हमेशा आंसर याद जाएगा बेटा अडक्शन बोलेंगे। ऐड करना है सर, अपने को बॉडी के पार्ट की तरफ लेके आना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, which among the following कॉम्प्लिकेशन विल बी प्रेजेंट इन ए क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी? देखिएगा कौन से प्रकार की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है एक क्लाइंट के अंदर है गैस्ट्रेक्टोमी के कारण। देखिएगा बेटा गैस्ट्रेक्टोमी क्या होगा? स्टमक को अपन ने रिमूव कर दिया और स्टमक को रिमूव करने के कारण कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है एनीमिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेकंड है डेफिशिएंसी फैट सोल्यूबल विटामिन देखने को मिलेंगे। पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। पेनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा, कौन सा देखने को मिलेगा? राइट आंसर दीजिएगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा? अरे बेटा क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा, राइट आंसर दीजिएगा। अरे सर अगर गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे तो अपने को पता है स्टमक के अंदर पैराइटल सेल होती है और पैराइटल सेल एचसीएल का प्रोडक्शन करती है और साथ के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर का भी प्रोडक्शन करती है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम के अंदर, अगर बेटा पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं आएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा और उसके कारण पर्नीशियस एनीमिया, कौन सा एनीमिया बेटा? पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट विद लैरिंगोटोमी? देखिएगा बेटा, एक क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर हो रखी है लैरिंजेक्टोमी, उसके लैरिंग्स को रिमूव किया गया है, तो कौन सी प्राइमरी प्रायोरिटी बनेगी, कौन सी इंटरवेंशन उसके अंदर करके चलनी है? ऑप्शन फर्स्ट है एस्टेब्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंदर बेटा कम्युनिकेशन को बना के रखना है। ऑप्शन सेकंड है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन को मॉनिटर करना है। मोटर फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस, क्या करना है? मॉनिटर करना है कि उसके अंदर होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है। ऑप्शन फोर्थ है कीप ट्रैकिया फ्री फ्रॉम सिक्रीशन, ट्रैकिया को फ्री रखना है सिक्रीशन से। तो कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा बेटा? कौन सा आंसर अपना राइट रहेगा? लैरिंजेक्टोमी हो रखी है तो प्रायोरिटी के अनुसार कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है उस पेशेंट के अंदर करनी है? सर उसके अंदर अपने को कम्युनिकेशन करना, आपस में बातचीत करनी है, उसको इन्फेक्शन के साइन को चेक करना है, उसके होर्सनेस ऑफ वॉइस को चेक करना है, या ट्रैकिया को फ्री रखना है सिक्रीशन से। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, सर ट्रैकिया को अपन फ्री रखेंगे सिक्रीशन से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं मान सकता हूं लैरिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? वॉइस देखने को मिल सकती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। लेकिन यहां पर लैरिंजेक्टोमी की है तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे पहले जाएगा? प्रायोरिटी के अनुसार बेटा ट्रैकिया के अंदर अगर सिक्रीशन होंगे, ट्रैकिया को अपन एयर वॉक्स बोलते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं, और इसके कारण क्या देखने को मिल सकती है? अपने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट बेटा सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि स्टिमुलेट करेगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, किसको बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पांस को, उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्स या हिस्टामिन? फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा। सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पांस और कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि स्टिमुलेट करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पांस शो करता है? उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा? एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा, कॉम्प्लीमेंट्स होगा या हिस्टामिन होगा? सर उस सब्सटेंस का नाम होता है एंटीजन। क्या होता है बेटा? एंटीजन। अरे जब एंटीजन जाएगा तभी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी और एंटीबॉडी बनेगा तो उसके खिलाफ क्या देगा? रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करेगा, उसको रिस्पांस देने का काम करेगा, उसको बोलते हैं एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, which of among the following parameter is helpful for assessing the effectiveness of hemodialysis? देखिएगा बेटा दो प्रकार का डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। यहां पर बात की गई है हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस को बेटा कौन सा इफेक्टिवनेस है क्यों दर्शाएगा, एसेस करेंगे, हेल्प करेगा, कौन सा पैरामीटर होगा कि इफेक्टिव है, अच्छा रिजल्ट आया है हीमोडायलिसिस का? ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू सच एज पोटासियम, अपने को बेटा पोटासियम का लेवल चेक करके चलना है, वो दर्शा देगा। अगर नॉर्मल होगा तो बेटा नॉर्मल हो गया, हीमोडायलिसिस अच्छा हुआ है। ऑप्शन सेकंड है लो सीरम क्रिएटिनिन लेवल, अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है तो अपन बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस का इफेक्ट आया है। ऑप्शन फोर्थ थर्ड है बेटा ब्लड प्रेशर को चेक करना है। ऑप्शन फोर्थ है यूरिन आउटपुट। तो फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सभी को पता होगा हीमोडायलिसिस अपन परफॉर्म करके चलते बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जब किडनी फेलियर हो जाती है, रीनल फेल हो जाती है, अपनी किडनी फिल्ट्रेट करने में अनेबल होती है, उस टाइम पर मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अपन हीमोडायलिसिस करते हैं। और उसके अंदर बेटा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मैं बोल सकता हूं सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी चेक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो कम हो गया है तो इंडिकेट करेगा हीमोडायलिसिस का अपने को बेनिफिट मिला है, उसका इफेक्ट आया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू एसेस फॉर हेमरेज इन ए क्लाइंट हु अंडरवेंट थायराइडेक्टोमी? देखिएगा बेटा एक क्लाइंट है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किसी भी क्लाइंट के अंदर हेमरेज को चेक करने के लिए, अगर उसके अंदर थायराइडेक्टोमी परफॉर्म की है? क्या परफॉर्म की है? थायराइडेक्टोमी परफॉर्म की है। चेक द ब्लड प्रेशर हाउरली, प्रत्येक घंटे से ब्लड प्रेशर को चेक करना है। ऑप्शन सेकंड है एसेस द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, बार बार उसको चेक करना बेटा कि उसके अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं
आ गई। ऑप्शन थर्ड है रोल द क्लाइंट टू साइड टू चेक फॉर ब्लीडिंग, बंदे को बेटा अपन रोल कर देंगे, साइड लिटिल पोजीशन दे देंगे और चेक करेंगे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ऑप्शन फोर्थ है प्लेस ए हैंड अंडर द क्लाइंट नेक, बंदे की जो गर्दन है गर्दन के नीचे क्या रखेंगे, हैंड को अप्लाई करेंगे एंड शोल्डर और नेक के नीचे बेटा एक हैंड को अप्लाई करेंगे टू फील बेड लिनन, और बेड लिनन को चेक करेंगे बेड लिनन गीली है, ड्राई है, मॉइस्ट है, कैसी है। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा, एक थायरॉइडेक्टमी का केस है, उसके अंदर क्या है, हेमरेज हो रखा है, तो कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा उसको एसेस करने के लिए, कौन सा रहेगा बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा सर, अपन क्या करेंगे, जो बंदा है उसकी गर्दन के नीचे, उसके कंधे के नीचे अपन क्या करेंगे, हैंड को रखेंगे और लिनन को चेक करेंगे, और लिनन अगर गीली मिलती है तो इंडिकेट करेगा कि हेमरेज उसके अंदर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हेमरेज उसके अंदर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मोस्ट इफेक्टिव कोरेक्शन ऑफ एसिडोसिस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज बाय, अगर बेटा किसी क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा इफेक्टिव कोरेक्शन रहेगा, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव कोरेक्शन रहेगा। आईवी बाइकार्बोनेट, सर अपन आईवी बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है आईवी सैलाइन दे सकते हैं। ऑप्शन थर्ड है आईवी इंसुलिन दे सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ है ओरल बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, ओरल बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। तो कौन सा इफेक्टिव कोरेक्शन रहेगा एसिडोसिस के अंदर, और एसिडोसिस भी कौन सा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण देखने को मिल सकती है, और इंसुलिन की कमी होगी तो सर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ठीक करने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, आईवी इंसुलिन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, टेम्परेरी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन इनक्यूरेबल डिजीज। देखिएगा बेटा कोई डिजीज कंडीशन है वो बेटा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और उसके अंदर टेम्परेरी एंड हो गए हैं, खत्म हो गए हैं मेडिकल साइन और सिम्टम्स से, उस टर्म को अपन क्या बोलेंगे, रिमिशन बोलेंगे, रिलैप्स बोलेंगे, क्योर बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, टेम्परेरी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ एन इनक्यूरेबल डिजीज, उसको क्या बोलेंगे, रिमिशन बोलेंगे, रिलैप्स बोलेंगे, क्योर बोलेंगे, या एक्सरबेशन बोलेंगे। तब उसको रिमिशन बोल के चलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसे रिमिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपको कैसी लगी क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या वैसे ही बेकार थे बेटा, टाइम पास हुआ है आपका। अगर कुछ आप लोगों को मोटिवेट मिला हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कैसी क्लास लगी आप लोगों को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन फर्स्ट टू पेशेंट हु इज फाउंड विद हाइपोथर्मिया। अगर देखिएगा बेटा कौन सा एक्शन सबसे पहले अपने को परफॉर्म करना है, अगर कोई क्लाइंट आपको किस में मिले, हाइपरथर्मिया में मिले, हाइपोथर्मिया का कोई क्लाइंट है बेटा, और उसके अंदर सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले अनड्रेस द पेशेंट, पेशेंट को अनड्रेस करना है। ऑप्शन सेकंड यूज टेपिड वाटर एज ए मिस्ट स्प्रे, अपने को टेपिड वाटर का यूज करना है और मिस्ट स्प्रे का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है रिमूव पेशेंट फ्रॉम द हॉट एनवायरनमेंट, रिमूव करना है पेशेंट को हॉट एनवायरनमेंट से। और ऑप्शन 4 है प्लेस पेशेंट इन कंटिन्यूअल ब्रीज फॉर इलेक्ट्रिक फैन, और लगातार पेशेंट को बनाए इलेक्ट्रिक फैन के आगे रखना है। हाइपोथर्मिया कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, फर्स्ट एक्शन एक पेशेंट को बचाने के लिए क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा उस क्लाइंट को बेटा रिमूव करना है उस हॉट एनवायरनमेंट से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और दिन दूर नहीं है कि आपको भी आपकी मंजिल प्राप्त होगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।